स्वागत है बच्चों आपका आपके अपने चैनल स्टडी मोरी एकेडमी। तो बच्चों हमने कक्षा 12 की फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, उसके 4 लेक्चर कंप्लीट करा दिए हैं। आज लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है। और पिछले लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसकी अक्षीय स्थिति में यदि कोई बिंदु है हमारे पास में और उस बिंदु को हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, उसका हमने सूत्र भी आपको सिद्ध करा दिया था। आज हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था पहले ही इसकी 2 पोजीशन है मेन जो बोर्ड में आती रहती हैं। अब एक तो कंप्लीट हो चुकी है, आज दूसरा नंबर है और वो है, देखिए आप इधर ध्यान दीजिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी जो हम इंटेंसिटी निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, वह कहाँ निकालनी है हमें? इक्वाटोरियल पोजीशन, यानी जो आपके पास में निरक्षीय स्थिति है वह इक्वाटोरियल पोजीशन है, ठीक। और ये वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी निकाल लेंगे ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। कहाँ निकालनी है? इक्वाटोरियल पोजीशन पर, यानी कि निरक्षीय स्थिति पर निकालनी है। इसके लिए हमारे पास एक डायग्राम भी है, देखिए यहाँ से थोड़ा ध्यान, इसमें ध्यान दीजिए। डायग्राम अगर आपने समझ लिया तो ये समझ लो ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही हल्का टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। और जो भी आपके पास डायग्राम होते हैं अगर आप उन्हें ध्यान से समझ लो तो आपके सामने जितने भी आपकी ये डायग्राम वगैरह से संबंधित कोई भी चीज सिद्ध करने को आती है वो आसान हो जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास में एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया हमारे पास। आपको पता है -q + q आवेशों से मिलकर बना है और इनके बीच की जो अल्प दूरी है वो कितनी है? L यानी कि 2L है पूरी कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ इसकी जो निरक्षीय स्थिति है, देखो ये आपने यहाँ देखो मध्य बिंदु से इस पर लम्ब डाल दिया आपने ये वाला, और ये इसकी निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु आया था, यहाँ पे P बिंदु आ रहा है। ये आपके इक्वाटोरियल पोजीशन पे एक बिंदु है हमारे पास में और उस बिंदु को हमने क्या नाम दिया? P, ठीक है। अब आप थोड़ा और देखोगे डायग्राम में, देखिए आप लोग, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से P से ये मिलाया हमने ये सिरा और यहाँ P से ये सिरा मिलाया, तो यहाँ जो ये दूरी होगी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, ये दोनों की दोनों समान दूरी होंगी। और ये दूरी कैसा ही अंडर में आपको पता है r² + L², ये मैं आपको बताऊंगा। पहले आप डायग्राम समझ लो, ये दूरी कहाँ से, सब कुछ बताऊंगा कि कौन सी चीजें कहाँ से निकल गई हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो समझ लीजिए कि जो ये आपके पास में द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु O से, है ना, निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब देखिए -q आवेश के कारण भी यहाँ तीव्रता निकाल लेंगे जैसे हमने पिछली बार निकाल ली थी। अब +q आवेश के कारण भी हम बिंदु P पर तीव्रता निकाल लेंगे, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ आप क्या करोगे, ये जो आपके पास में ये दूरी निकाली है आपने, ये वाली दूरी निकाली, ये कैसे निकली है? थोड़ा ध्यान दो, इस हिस्से को अभी भूल जाओ, आप ये देख लीजिए, ये एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, और बीच में एक लंब डला हुआ है यहाँ। तो इस त्रिभुज के जो 2 भाग कर रहा है, एक भाग ये रहा हमारे पास, एक भाग ये रहा, ठीक है। तो ये जो त्रिभुज बना हुआ ये आपके पास में एक समकोण त्रिभुज है, यानी इसका एक कोण 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। आप ये त्रिभुज ले लो, आप ये त्रिभुज ले लो, दोनों सेम बात है। थीटा अगर यहाँ बनना है तो थीटा यहाँ भी होगा, ठीक है। तो चलो थीटा यहाँ बनना है तो मैंने थीटा इसमें ले रखा है, तो यहाँ से इसकी बात करता हूँ, ये एक संपूर्ण त्रिभुज हो गया आपके पास में, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? आप लोगों को पता है अगर हमें किसी बिंदु पर कोई आवेश रखा है तो वहां से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी किसी बिंदु पर, ठीक है। दूसरा बिंदु उसके पास में है तो उसके बीच की दूरी चाहिए हमें। तो दूरी देखो कौन सी बनी है, अगर मैं +q आवेश के कारण यहाँ बिंदु P पर तीव्रता निकालूं तो हमें ये दूरी चाहिए होगी, ये वाली, और ये दूरी हमें पता होनी चाहिए कितनी है। हमने लिखा हुआ √r² + L², लेकिन ये आया कहाँ से देख लीजिए, यहाँ आपके पास एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ ये लंब का काम कर रहा है और ये आधार का काम कर रहा है और ये कर्ण का काम कर रहा है, यानी कि इसमें सीधी सी बात है कि पाइथागोरस प्रमेय लगनी है। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता भी होगी, आपने पढ़ी होगी कक्षा 9-10 में। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या आता है, ये आपके पास में देखो, ये आपके पास हो गया लंब और ये आपके पास हो गया आधार, यानी कि लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर किसके होगा? कर्ण के स्क्वायर के। और यदि हम कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो कर्ण के ऊपर से स्क्वायर हटा के इधर रखेंगे तो वो रूट में जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपके पास लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और इसके ऊपर रूट, जो यानी कर्ण के ऊपर स्क्वायर था वो यहाँ लग गया, ठीक।
जितनी दूरी ये इतनी दूरी ये। अब समझ में आ गया होगा कि ये दूरी कहां से आई है, ठीक है। अभी ऊपर देखते हैं। मैंने कहा था पिछले लेक्चर में, मैंने बताया था कि जो प्लस आवेश होता है यानी प्लस का चार्ज होता है, इससे किसी बिंदु पर अगर हम तीव्रता निकाल लेंगे तो उसकी जो दिशा होगी तीव्रता की वो इससे दूर की तरफ को होगी, ठीक है। ये देखो, ये दिखा रखी है E1 जो है इससे दूर की तरफ है। और जो माइनस वाली बताई थी मैंने, तो माइनस वाली क्या होती है, अगर मान लो यहाँ माइनस आवेश के कारण अगर हम देखते हैं तीव्रता, तो माइनस आवेश की तरफ उसकी दिशा होती है। देखो ये E2 है, ये माइनस आवेश के कारण है, और ये जो आपके पास E1 है ये प्लस आवेश के कारण है। इतनी बात भी समझ आ गई होगी। अब यहाँ ये जो एंगल बना हुआ है, ये थीटा एंगल बना हुआ है, ये कैसे बना हुआ है, थीटा यहाँ है, चलो ये तो मान लिया हमने, लेकिन वो थीटा कैसे बन गया भाई, जिसका भी आपको एक रास्ता है। अगर मैं एक लाइन ऐसे खींच दूं तिरछी, और मैंने एक लाइन यहाँ खींची है, देखो यहाँ मैंने मान लिया थीटा एंगल है ये, ठीक है। ये आपके पास हो गया थीटा एंगल, और मैं जो नीचे वाली ये रेखा है आपके पास में, इसके ही पैरेलल हम एक लाइन और खींच दे, समांतर लाइन ऐसे करके, जितना एंगल ये होगा इतना एंगल ये होगा। ये भी आपने गणित में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये आपके पास द्विध्रुव है ये, और इसके समांतर ये होगी यानी पैरेलल ये होगी रेखा, तो जितना एंगल ये है इतना ही एंगल यहाँ भी, ठीक हो गया काम। अब यहाँ क्या हुआ, अगर मैं इस हिस्से को यहाँ से उठा लूं, ये हिस्सा हमने थोड़ा इधर रख दिया, देखो ये जो दूसरा डायग्राम है ये इसी से संबंधित है, तो ये जो ऊपर का हिस्सा है बस ये इधर रख दिया हमने, और देखिए थोड़ा बस बढ़ाया क्या मैंने इसका, यानी कि ये लाइन थोड़ी ऊपर को बढ़ा दी और नीचे को बढ़ा दी, यानी कि देखो ये लाइन ये वाली लाइन, ठीक। बाकी ये भी है इसमें, देख लीजिए, और ये भी है इसमें, ये देखो E2, ये आपके पास E2 हो गया, ठीक है। और यहाँ थीटा भी है आपके पास में। अब इसकी जरूरत हमें क्या पड़ी वो भी देख लीजिए आप लोग। आप लोगों को पता है जब हम तीव्रता निकालते हैं तो हमें बीच की दूरी चाहिए वो, और जब हमारे पास देखो आवेश भी समान है, मात्रा में समान आवेश है, प्रकृति तो अलग है भाई इनकी, और दूरी भी इनकी समान होगी, तो इसका मतलब तीव्रता भी समान होगी, यानी E1 जो है, जो हमारे पास E1 है वो बराबर होगी किसके, E2 के, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, ये जो E1 E2 है इसके द्वारा हम इन्हें क्या कर सकते हैं, E1 E2 को हम घटकों में विभाजित कर सकते हैं, यानी कि आप इसके दो जो घटक हैं वो बना सकते हैं। कक्षा 11 में आपने जैसे वेक्टर पढ़ा होगा, तो वेक्टर में हमने क्या देखा था कि हम घटक तोड़ सकते हैं और घटकों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है, किसी वेक्टर को। तो यहाँ भी वही सिस्टम है, देख लीजिए। यहाँ मैं घटकों के नाम लूंगा, देखो अगर हमारे पास में ये चीज है, देखो ये हमारे पास द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इसके समांतर ये लाइन है, देखो तो ये समांतर घटक होगा ये वाला, ठीक है। और यहाँ जो ये घटक होगा जो लंबवत, यानी कि देखो ये तो समांतर घटक हो गया, और ये वाला जो घटक होगा ये लंबवत घटक होगा। ये ध्यान रखना किसके, इसके, क्योंकि ये जो लाइन बनेगी, ये जो लाइन बन रही है ये यहाँ से बन रही है, देखो ये यहाँ से ऊपर को ये से, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसके ऊपर ये लंबवत होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर, और यहाँ जो क्या होगी पैरेलल होगी, ये इसके समांतर, ठीक। अब इसे समांतर घटक बोल लेंगे और इसे बोल लेंगे लंबवत घटक। अब क्या है, ये दोनों तो काम करने के नहीं, क्यों नहीं करने के काम, ये देख लीजिए आप, मैंने बताया कि E1 बराबर किसके, E2 के, तो ये जो E1 sin थीटा आया और यहाँ E2 sin थीटा है, E1 का मान E2 के बराबर है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये निरस्त हो जाएंगे, यानी कट जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, और एक बात और बताऊंगा, कक्षा 11 में थोड़ा सा बैक चले जाओ, ये होता है कि जहां जिस घटक के साथ में थीटा बनता है, थीटा, वहां उस घटक के साथ में क्या लिया जाता है, कोस थीटा लिया जाता है, और जो दूसरा घटक होता है उसके साथ में क्या लिया जाता है, साइन थीटा। अब समझ लो थोड़ा सा, और इसमें समझने का काम बहुत है। यहाँ देखिए मैं इसकी बात करता हूँ, ये E है, हमने ये परिणामी तीव्रता मान ली, ये कैसा है देख लीजिए। यहाँ हमने ये घटक तोड़ दिया, ये वाला, ये दो घटक टूटे, एक ये और एक ये, ठीक है। डायग्राम के आधार पर ये समांतर घटक हो गया, ये आपके पास हो गया लंबवत घटक या उदर घटक। थीटा इसी के साथ बन रहा है, तो इसी के साथ में कोस थीटा ले जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो घटक टूटा है ये E1 के कारण टूटा, किसके कारण टूटा है, ध्यान करना, देखो ये चीज बहुत ध्यान करने वाली बात है, ये घटक किसके द्वारा टूटा है, E1 के कारण, तो E1 के साथ में ही कोस थीटा ले जा रहा है, इसके साथ में यहाँ देखो E1 कोस थीटा, इसके लिए आ गया ये
E1 के द्वारा ये घटक टूटा है, दूसरा घटक भी E1 के कारण ही टूटा है और इस घटक के साथ हम E1 sin थीटा लेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, जो E1 cos थीटा हो गया वो इसके ऊपर हो गया आरोपित। ठीक, अब बात करते हैं इसकी। ऐसे ही यहां भी सिस्टम वही बना हुआ है, थीटा यहां भी इतना ही होगा, समझ में आ रहा है ना, थीटा यहां भी इतना ही होगा और इस E2 के कारण भी दो घटक टूटेंगे, एक घटक ये हो गया आपके पास, एक घटक ये हो गया। तो E2 के साथ में जब ये घटक टूट गया इधर का और थीटा यहाँ है आपके पास, यहाँ थीटा है ये यहाँ, तो यहाँ भी कोस थीटा आएगा पक्का, और किसके साथ में आएगा मल्टीपल करके, किसके साथ, E2 के साथ। तो इसलिए क्या हुआ, E2 कोस थीटा, ये भी सी पर आरोपित हो रहा है, इसलिए दोनों ऐड हो रखे हैं यहाँ में। और जो ये वाला घटक है ये भी इसके द्वारा टूटा है E2 के, तो ये हो जाएगा E2 sin थीटा। ये दोनों तो निरस्त हो गए, मैंने आपको बता दिया, दोनों सम बराबर हैं और विपरीत दिशा में है, लेकिन ये दोनों एक दिशा में माने जाएंगे, इधर वाले ये दोनों एक दिशा में। अब आप कहोगे एक तो उधर जा रहा सर, एक इधर जा रहा, लेकिन आप थोड़ा समझ लीजिए, अगर मैं आपको अक्षों की बात बताऊं, ऐसे करके अक्ष बना दिए, तो ये जो इस साइड में एक दिशा मानी जाती है और इस साइड में एक दिशा मानी जाती है, उस साइड में एक दिशा और इस साइड में एक दिशा। ठीक है, तो हम फिलहाल क्या कर रहे हैं कि ये देख रहे हैं कि ये इससे इधर की साइड में है, तो ये दोनों एक ही दिशा में माने जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं, और इसलिए हमने क्या कर दिया ना, दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, यानी E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। ठीक है, बाकी जो थ्योरी लिखोगे आप इसमें लिख लेना कि भाई एक द्विध्रुव है, ये भी दो आवेशों से मिलकर बना है, के पराद्युतांक के माध्यम में रखा है और जिसका पराद्युतांक के है। ठीक है, और इसकी दूरी भी लिख दोगे कि यहाँ से मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। अब हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे यहाँ देखो निकाल दी है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P, जो हमारे पास बिंदु P है पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। ठीक है भाई, जो तीव्रता होगी हमारे पास वो क्या होगी, E1 होगी। E1 क्या होगी हमारे पास, देख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिखना है यहाँ, क्योंकि मैंने पराद्युतांक के बारे में बताया कि ये तो हम बाद में हटा देंगे, अगर वायु निर्वात में रखा जाएगा। ये आपके पास में क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, यदि वायु निर्वात में रखोगे तो आपके एक का मान 1 रख लेना। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट के और ये जगह Q और बटे, यानी कि आपके पास होना चाहिए क्या, यहाँ प्लस Q से इस बिंदु की दूरी हमारे पास क्या है, अंडर रूट में क्या है, r² प्लस l², और दूरी का हम यहाँ स्क्वायर भी करते हैं। ठीक है, अब ये इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपके पास में, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और ये जगह Q और बटे में जाएगा आपके पास, यानी कि इसके अपॉन में r प्लस l²। अगर आप इसकी बात करें दिशा की, तो इसकी दिशा देखिए B से P की तरफ, यानी कि इधर की डायरेक्शन हो रही है इसकी, तो यहाँ लिख सकते हैं हम BP दिशा। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, -Q आवेश के कारण P पर, यानी बिंदु P पर आप लिख सकते हो, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भाई, ये आपके पास हो जाएगी E2, ये भी सेम प्रोसीजर ऐसे चलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। बच्चों मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्टकट करता हूँ, देखिए आप लोग, क्योंकि करना तो मुझे ऐसे ही है, दूरी भी सेम आएगी और ये तीव्रता भी सेम आएगी, बस फर्क क्या होगा, मैं यहाँ माइनस के कारण बस ये लिखा मैंने यहाँ से, बाकी और कुछ नहीं है, आना यही है, तो मैं इसे डायरेक्टली लिख देता हूँ Q बटे r² प्लस l²। ठीक है, अब मैं लिखेंगे, अतः आपके पास में है, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, वो चीज भी आप लिख सकते हैं। देखो मैं आपको खाली इसे सिद्ध करके दिखा रहा हूं, जो मैंने आपको बोला था ना कि E1 E2 बराबर है एक दूसरे के, और ये जो है आपके पास में जो ये घटक है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ये एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, विपरीत दिशा में होने के कारण, और ये जुड़ जाएंगे आपके पास में। तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी,
यानी वह ई होगी, और ई बराबर होगा E1 कोस थीटा। देख लीजिए आप, ये रहा देखो यहाँ E1 कोस थीटा, और प्लस क्या होगा E2 कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, E1 और E2 का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ आ जाएगा आपके पास में Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और प्लस ऐसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और यहाँ एक चीज़ छूट गई है, कोस थीटा छूट गया है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, कोस थीटा दोनों में से, चलो कोस थीटा ले लेता हूँ, यहाँ ले लो कोस थीटा, यहाँ ले लो आप, और यहाँ ले लो कोस थीटा। तो अब आपको पता भी चल रहा होगा कि ये दोनों सेम चीज आ गई है, तो 2 बार आ रही है तो 2 बार यानी कि 2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो आप लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये Q बटे हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हैं 2 कोस थीटा। ठीक है, ये आपके पास E आ गया। लेकिन अभी क्या है, अभी हमारे पास एक दिक्कत और आ गई है, खड़ी हो गई, ये कोस थीटा है, इस कोस थीटा का भी इलाज करना पड़ेगा। अब हमें इसका मान निकालना है। हम इसका मान कहाँ से निकालेंगे, इसी त्रिभुज में से निकाल लेंगे जो हमारे पास समकोण त्रिभुज बना हुआ है। कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको पता भी है, देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है, अगर एक समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात की हम बात करें, त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो कोस थीटा का मान क्या होता है बताइए। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ये होता है। तो यहाँ देखिए कोस थीटा, आधार क्या है इसमें, देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान देना, आधार क्या है L, और कर्ण क्या है आपके पास भी, ये रहा देखो, तो ये हो गया आपके पास अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसे थोड़ा सा और सही सा करके लिख सकते हैं हम, कोस थीटा बराबर L और ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिख लेंगे, तो इस रूट को हम घात के रूप में लिख सकते हैं 1/2। आप लोगों को ये भी पता होगा। ठीक है, तो हमारे पास कोस थीटा का मान आ चुका है L बटे ये। ठीक, तो यहाँ मैं अगली लाइन में क्या करूंगा, इस कोस थीटा का मान रख दूंगा यहाँ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये 2 इसके पास पहुंचा दो Q के, 2Q। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इस कोस थीटा का जो मान है वो क्या है आपके पास में L बटे, देखो ये रहा L बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसका होल घात जो होगी 1/2 होगी, हाफ घात होगी इसकी। देखिए बच्चों, ये जो आपके पास में एक घात इसकी हो गई है और आधी इसकी हो गई है, यानी कि एक, अगर हम बात करें घातीय हो जाती है तो 1 प्लस 1/2, यानी कि क्या होगा 3/2 हो जाएगा। 1.5 को 3/2 बोलते हैं, तो 3/2 ही लिख सकते हैं हम यहाँ। ये हो जाएगा आपके पास 2QL, और बटे में क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसकी जो घात होगी वो 3/2 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको एक चीज का और पता चला होगा, देखिए आपके पास कोई वैल्यू आई है जिसे आप जानते हैं, आपने पहला लेक्चर अगर सही तरीके से किया होगा तो आप जानते होंगे। देखिए आपके पास में 2QL हो गया, ये 2QL क्या है पता है, कुछ नहीं पता, अरे पता होगा भाई, ये आपके पास में आ गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मैंने बताया था, मैंने सिद्ध भी कराया था पहले ये। ठीक है, तो देखिए इसका मान होता है P, यानी ये P के बराबर होता है, और ये लिखेंगे हम R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसकी घात हो जाएगी 3/2। चाहो तो इधर लिख सकते हो P बराबर 2QL। ठीक है, अब यहां तक आने के बाद जो काम हमने पिछले सूत्र में किया था वही यहाँ करेंगे, क्योंकि जो L है वो R की तुलना में बहुत ही छोटा है। अगर हम कंपेयरिंग करें दोनों की, तो ये L बहुत ही छोटी है R से, तो हम लिख सकते हैं चूंकि L लेस देन R, तो L स्क्वायर लेस देन R स्क्वायर, यानी जो L है R से बहुत छोटा है। यदि हम इनका स्क्वायर कर दे तो ये और भी छोटी हो जाएगी, बहुत छोटी। तो हम क्या करेंगे, L को नगण्य मानकर छोड़ने पर नगण्य मानकर छोड़ दो से, तो क्या बनेगा आपके पास में फॉर्मूला, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा P, और बटे ये आप छोड़ दोगे से, तो क्या बचेगा R स्क्वायर, और इसकी घात जो बचेगी 3/2। अब देखिए 3/2 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 2 में जाके,
तो कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी 2 गुणा 3/2, 3/2 हो गया, 2 से 2 उड़ा दो और क्या बचेगा 3 बचेगा। तो ये E बराबर आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ P जैसे घात यहाँ गई तो क्या बचा r⁻3। तो ये आपके पास वो फॉर्मूला आ गया है जो द्विध्रुव के कारण हम निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। इस फॉर्मूले से हम उसे निकाल सकते हैं। मात्रक आपको सभी को पता है न्यूटन प्रति कूलाम है, तो इस फॉर्मूले से आप तीव्रता को निकाल सकते हैं। आशा करता हूं कि आपके समझ में ये सब कुछ आया होगा। मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, और बच्चों हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए और इस चैनल का लाभ उठाइए। एक से एक धांसू वीडियो आपके सामने हम प्रस्तुत करते रहेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, और अगर बेल आइकन आपने नहीं दबाया तो आप उसे भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास जो भी नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर किसी बच्चे ने हमारी जो पिछली वीडियो यानी पिछले लेक्चर जो आपने नहीं देखे हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक दे रहे हैं, और आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं।